नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 41 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया। आज दोस्तों आपका 42वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं आकलन के बारे में। तो कहीं ना कहीं आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और अपने साथ में पेपर और पेन लेकर के बैठें, जिससे कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते जाए उन्हें आप साथ साथ नोट डाउन करते चले, जिससे आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने में थोड़ी सी सहूलियत मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले आकलन की परिभाषा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद आकलन के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी के बारे में हम आपको विस्तार तरीके से बताने वाले हैं। बात करें दोस्तों आकलन के बारे में, तो दोस्तों देख सकते हैं कि सीखने के दौरान बालक के उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना ही आपका आकलन कहलाता है। जैसे कि इसे अगर हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझे तो दोस्तों देख सकते हैं कि विनायक को हिंदी में से 100 में से 90 अंक मिले, यह उसका मापन है, पर विनायक की ग्रेड A+ है, यह मूल्यांकन है। यानी कि मापन और मूल्यांकन के बारे में यहाँ पर चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, लेकिन इससे पहले की वीडियो में भी मैंने आपको मापन और मूल्यांकन के बारे में बिल्कुल विस्तार तरीके से बताया हुआ है। तो अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से मापन और मूल्यांकन की वीडियो को देख सकते हैं। चीज़ें आपकी और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद मापन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मापन और मूल्यांकन तो आपको क्लियर हो गया कि अगर वो मान लीजिए 100 में से 90 अंक प्राप्त कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं उसका मापन है, लेकिन वो ग्रेड A+ पा रहा है या फिर B+ पा रहा है तो ये उसका मूल्यांकन होगा। परंतु आप देख सकते हैं कि विनायक ने A+ ग्रेड लाने में किन किन बातों का ध्यान रखा, अर्थात यह उपलब्धि उसे कैसे हासिल हुई, इस गुणवत्ता को परखना ही आपका मूल्यांकन कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि अब मूल्यांकन के बारे में चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो आप नीचे के 2-3 पॉइंट्स और देखिए, आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। बात करें नंबर 1 पर, तो देख सकते हैं कि आकलन वह प्रक्रिया है जिससे यह पता चलता है कि कोई बालक अधिगम को किस स्तर तक प्राप्त किया। यानी कि आकलन के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कोई बच्चा जो है वो सीखने की प्रक्रिया को कितनी तेजी से कर रहा है, यानी कि कितने स्तर तक वो चीज़ों को सीख गया है। ये आप उसके आकलन के माध्यम से कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि बच्चा विषय वस्तु के बारे में कितनी सारी चीज़ें सीख गया है। नंबर 2 पर बात करें तो आकलन से यह भी पता चलता है कि कोई शिक्षक बच्चों को किस स्तर तक ज्ञान देने में सक्षम रहे। यानी कि अगर मान लीजिए कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो किस स्तर तक बच्चों को पढ़ाया है, उसके आकलन से आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ सकते हैं कि शिक्षक ने बच्चों को कितना पढ़ाया है। यानी कि बच्चा जितना सीखा होगा आकलन के माध्यम से आप उसे समझ जाएंगे, तो आप ये निष्कर्ष भी निकाल लेंगे कि शिक्षक जो है बच्चों को कितना चीज़ें सिखा पाया है। नंबर 3 पर बात करें दोस्तों, देख सकते हैं कि बालक को अधिगम में आने वाली समस्या का पता भी आकलन के द्वारा ही लगाई जाती है। यानी कि आप बच्चे को अधिगम करा रहे हैं, यानी कि बच्चों को किसी विषय वस्तु के बारे में आप बता रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी समस्याएं हैं, किन वजह से वह चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं आप आकलन के माध्यम से बिल्कुल समझ सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आकलन आपका इन तीनों चीज़ों में बिल्कुल हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए आकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों वहीं पर एक मनोवैज्ञानिक है इरविन साहब, उनके अनुसार अगर हम लोग आकलन की परिभाषा की बात करें विस्तार तरीके से, तो दोस्तों देख सकते हैं कि आकलन जो है छात्रों के अधिगम एवं विकास का व्यवस्थित आधार का अनुमान होता है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या तथा सूचनाओं का उपयोग करके छात्र कितना विकास किया तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया कितनी उसकी हुई, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ सकते हैं। ये इरविन साहब ऐसा कहते हैं। आप यहाँ से आकलन की परिभाषा भी इनके अनुसार नोट डाउन करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके सीरीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाते हैं। अब दोस्तों वहीं पर आकलन के प्रकार को लेकर के अगर हम लोग विस्तार से चर्चा करें, क्योंकि ये भी आपका जो पॉइंट्स है वो सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ से भी आपके एक क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आकलन के प्रकार के बारे में अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि आकलन का जो प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पर होता है आपका रचनात्मक आकलन और नंबर 2 पर होता है आपका योगात्मक आकलन। अब ये रचनात्मक आकलन क्या होता है, अगर इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि शिक्षण सत्र के दौरान ही आकलन कर लेना रचनात्मक आकलन कहलाता है, जिससे पढ़ाते समय ही आश्वस्त होने के लिए बीच बीच में बच्चों से अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, तो यही आपका रचनात्मक आकलन होता है। यानी कि निष्कर्षता अगर हम बात करें तो आप पढ़ाते समय ही बच्चों का आकलन कर ले रहे हैं, उनसे बीच बीच में प्रश्न पूछ ले रहे हैं, तो ये आपका रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आ जाता है।
जबकि नंबर 2 पर बात करें योगात्मक आकलन को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर किया गया अंतिम जो योगात्मक आकलन होता है वो कहीं ना कहीं आपका योगात्मक आकलन होता है, जैसे बच्चे का वार्षिक परीक्षा के आधार पर आकलन करना है। यानी कि आप वार्षिक आधार पर बच्चे का आकलन कर रहे हैं एक परीक्षा के माध्यम से कि बच्चा कितना सीखा कितना नहीं सीख रहा, तो कहीं ना कहीं आप उसका योगात्मक आकलन कर रहे हैं। तो ये आपकी योगात्मक आकलन की परिभाषा निकल करके आ जाती है। उम्मीद करते हैं कि रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में आपका कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा। अगर डाउट बचा है तो आप इसे रिवाइज करके एक बार दो बार देख लीजिए, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नंबर 1 पर बात करें विस्तार से अधिगम का आकलन को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये सीखने के बाद किया गया आकलन होता है। इसकी अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो जब शिक्षक पूरी संकल्पना का आधार करवा देते हैं फिर उसके अंत में आकलन करते हैं, तो इस प्रकार का आकलन जो होता है अधिगम का आकलन कहलाता है। इसे हम योगात्मक आकलन भी कहते हैं। ये आपको चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है क्योंकि ये आपका CDP के पेडालॉजी सेक्शन में क्वेश्चन बन जाता है। सीखने के बाद किया गया जो आकलन होता है वो अधिगम का आकलन होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कोई बच्चा सीखने के बाद उसका आप आकलन कर रहे हैं, कोई बच्चा किसी विषय वस्तु के बारे में सीख रहा है और उसके सीखने के बाद उसका आप आकलन करते हैं, तो ये कौन सा आकलन है? तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि अधिगम का आकलन है और इसे आप योगात्मक आकलन भी कहते हैं। इसे भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है। अब वहीं पर दोस्तों नंबर 2 पर बात करें अधिगम के लिए आकलन को लेकर के, तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये आकलन जो होता है वो सीखने से पहले किया गया आकलन होता है। यानी कि बच्चे को आप किसी विषय वस्तु के बारे में बताने जा रहे हैं और उसके पहले आप आकलन कर लेते हैं कि बच्चा उस विषय वस्तु के बारे में कितना जानता है, तो ये आकलन जो है वो आपका अधिगम के लिए आकलन हो जाता है। यानी कि मान लीजिए आप उस बच्चे को किसी पेड़ के बारे में बता रहे हैं और उस पेड़ के बारे में बच्चा पहले से कितना जानता है ये आकलन कर रहे हैं। आप उसे जानना चाहते हैं कि अगर हम जान लें कि बच्चा उस पेड़ के बारे में कितना जानता है, उसके बाद में आप उसको बताऊंगा जो चीज़ें वो नहीं जानते, तो ये आपका कहीं ना कहीं अधिगम के लिए आकलन हो जाता है। इसकी अगर हम विस्तार से चर्चा करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि जब शिक्षक कोई प्रकरण को पढ़ा रहे होते हैं तो प्रकरण के बीच बीच में बच्चों का प्रश्नों के माध्यम से आकलन करते हैं, जिससे बच्चे की समझने का स्तर एवं कठिनाई का पता चलता है, जिससे अधिगम में आ रहे कठिनाई को शिक्षक दूर भी करते हैं। इस प्रकार का आकलन जो होता है वो अधिगम के लिए आकलन कहलाता है। यानी कि बच्चे के बारे में आप पहले से समझ जा रहे हैं कि बच्चा क्या क्या उस विषय वस्तु के बारे में जानता है, उसके बाद आप चीज़ें उसको प्रोवाइड करते हैं। इसे रचनात्मक आकलन एवं निदानात्मक आकलन भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल याद करके रखना है क्योंकि यहीं से आपके जो CDP के पेडालॉजी सेक्शन में क्वेश्चन है वो बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अधिगम का आकलन और अधिगम के लिए आकलन में आपको बिल्कुल डाउट जो थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अंतर जो इनमें है वो सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होंगी। अगले नंबर पर बात करें अधिगम के रूप में आकलन, ये क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसे हम कहीं ना कहीं स्व आकलन भी कहते हैं। यानी कि बच्चा ये अपना खुद का आकलन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अधिगम के रूप में आकलन जो है छात्रों के द्वारा सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। इस प्रकार के आकलन का छात्र जो है वो स्वयं करते हैं एवं अपने अधिगम के स्तर को बढ़ाने के लिए आकलन को करते हैं। यानी कि बच्चा अगर अपने अधिगम के स्तर को बढ़ाना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं स्व आकलन करता है कि हम कितनी चीज़ों को सीख पाए और कितनी चीज़ों को नहीं सीख पाए। तो ये अधिगम के रूप में आकलन होगा। यही 3 पॉइंट से आपके एक क्वेश्चन बन जाते हैं, इन्हें आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रखना है। अधिगम के रूप में आकलन को स्व आकलन कहा जाता है। मैंने यहाँ पर ये पॉइंट्स भी बिल्कुल लिख लिया है। तो अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले कि स्व आकलन किसे कहते हैं, तो आपको बिल्कुल उत्तर में सही करना है कि जो बच्चा अपने आप से आकलन करता है वही आपका स्व आकलन बिल्कुल कहलाता है। दोस्तों देख सकते हैं कि आकलन के बारे में जितने भी पॉइंट्स थे जो भी आपके NCERT बुक में शामिल किए गए थे, जहां से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल विस्तार तरीके से चर्चा कर लिया है। अगर चीज़ें आपको एक बार में समझ में ना आई हैं तो चीज़ों को आप 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज करके देखिए, चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी। कल की जो अपनी क्लास होने वाली है वो कहीं ना कहीं संवेग के बारे में होने वाली है, यानी कि इमोशन क्या होता है इसके बारे में अपनी कल की जो पूरी क्लास है वो होने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कल की जो वीडियो है वो अपलोड हो तो उसकी सूचना भी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाए और आप वो भी क्लास मिस ना करें। आप उस क्लास को भी देखें जिससे आपके संवेग से जो भी क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में बनने वाले हैं वो भी सही हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने संवेग के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल PPT को तैयार कर लिया है। यहीं से आपके खास तौर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीटेट एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दें जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।